Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9. Today we will discuss about interphase and its phases. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया कि सेल साइकिल क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स लाइक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर फर्दर हमने एक्सप्लेन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सेल्स मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। मियोसिस में सेल्स में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रह जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो डॉटर सेल्स में सेम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स। हमने सेल साइकिल में जो मेन 2 फेजेस थी उनको एक्सप्लेन किया, लाइक एम फेज आल्सो नोन एज माइटोटिक फेज एंड इंटरफेज। इंटरफेज में हमने आपको फर्दर बताया कि जो इंटरफेज है इसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये 3 फेजेस होती हैं। इंटरफेज के बारे में हमने बात की कि सेल की लाइफ का वो पार्ट है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है टू डिवाइड, मींस सेल प्रिपेयर इटसेल्फ टू डिवाइड। और हमने ये भी बताया आपको कि सेल की लाइफ का या सेल साइकिल का जो 90% है वो सेल्स इसी फेज में गुजारते हैं, यानी 90% जो टाइम है वो इंटरफेज पर ही लग जाता है एक सेल को। उसके बाद सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम देखेंगे कि जो इंटरफेज है इसकी फर्दर जो फेजेस हैं उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो टेक प्लेस होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज की फर्स्ट फेज, दैट इज़ G1 फेज। G1 फेज में जो सेल्स है वो अपने स्ट्रक्चर्स को डुप्लीकेट करता है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डुप्लीकेट करता है? हम कहते हैं सेल जो है वो अपनी ऑर्गेनेलिस को डुप्लीकेट करता है या उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनेलिस हैं वो बनती हैं। अब ऑर्गेनेलिस क्या हैं? ऑर्गेनेलिस को हम कहते हैं दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मींस सेल्स के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल्स की ऑर्गेनेलिस हैं। अब जो G1 फेज़ है इसमें मोस्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और राइबोसोम्स हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉपीज़ है या नंबर है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेल है वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स ये ज़्यादा से ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेज? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस और पावर जनरेटर ऑफ द सेल्स। ये सेल्स में एनर्जी जो चाहिए होती है वो बना के देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं कि फर्दर जब सेल ने डिवाइड करना है तो उस तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए एनर्जी चाहिए। तो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा और इजीली सेल को डिवाइडिंग स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड की जा सकेगी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो क्यों इंक्रीज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स का नंबर क्यों इंक्रीज़ किया जाता है। फर्स्ट,
बात करते हैं कि राइबोसोम्स हैं क्या। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज इन द सेल। सेल में प्रोटीन्स बनाने का जो काम है वो राइबोसोम्स का है। राइबोसोम्स सेल्स में डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं लाइक एंजाइम्स, ये बना कर देते हैं। अब नेक्स्ट जब सेल ने डिवाइड करना है तो आप देखेंगे कि डिवीजन के थ्रू, यानी डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू जब सेल ने डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए उसे डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे जो प्रोटीन से मिलकर बने। तो उनको बनाने के लिए पहले ही जिन लेबर का या फैक्ट्रीज का होना ज़रूरी है वो क्या है, राइबोसोम्स। तो G1 फेज़ में सेल में राइबोसोम नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो प्रोटीन की सप्लाई है वो इंक्रीज़ की जाती है ताकि राइबोसोम्स जो हैं इनसे फिर फर्दर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं इनके अमाइनो एसिड्स को यूटिलाइज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट कर सकें, या डिफरेंट तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो इंक्रीज़ की जाती हैं। अब इसके अलावा G1 फेज़ में जो एंजाइम्स हैं उनका नंबर जो है इंक्रीज़ किया जाता है। अब कौन से एंजाइम्स जो हैं वो G1 फेज़ में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है S फेज़। S फेज़ में क्रोमोसोम नंबर को डुप्लीकेट किया जाएगा। क्रोमोसोम नंबर को डुप्लीकेट करने के लिए उसमें DNA की कॉपीज़ बनाई जाएंगी। तो DNA की कॉपीज़ बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एंजाइम्स G1 फेज़ में ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं या प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं ताकि आगे इंटरफेस की जो S फेज़ आ रही है उसमें जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर हैं वो पहले से ही अवेलेबल हों। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं। ये करते क्या हैं? ये डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फेज़ की तरफ, इंटरफेस की सेकंड फेज़ जो है एस फेज़। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस स्टेज पे किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जो है वो सिंथेसिस होगी। एस फेज़ में सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल करता है, मीन्स अपने क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी कॉपी प्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA। क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये जीन्स DNA की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अगर आप एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 आर्म्स होते हैं। ये दोनों आर्म्स सेंटर से कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं, मीन्स इकट्ठे हुए होते हैं। सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों आर्म्स को इकट्ठा करता है या कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम्स के जो दोनों आर्म्स हैं इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। इमेज में आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को क्लियरली देख सकते हैं। 2 आर्म्स विच आर नॉन एज क्रोमेटिड्स एंड एट द सेंटर इज प्रेजेंट अ स्ट्रक्चर नॉन एज सेंट्रोमियर। अब हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है एस फेज़ में ये डबल कैसे होता है। सबसे पहले ये जो दोनों आर्म्स हैं ये अलहदा हो जाएंगे। अब ये दोनों जो क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं या क्रोमेटिड्स हैं ये अपनी अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस करेंगे। 2 से 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 आर्म्स जो हैं वो दोबारा से इकट्ठे होके एक क्रोमोसोम बना देंगे थर्ड स्टेप में। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल होता है। चूँकि क्रोमोसोम डबल होने में पहला जो क्रोमेटिड होता है वो अपनी ही एक कॉपी प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। हम सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहते हैं? बिकॉज
ये जो नए क्रोमोसोम्स आर्म्स बने हैं या क्रोमेटिड्स बने हैं, ये अपने पेरेंट क्रोमेटिड्स से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब एस फेज में या सिंथेसिस फेज में क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया। हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसकी डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट फेज आती है G2 फेज। G2 फेज में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। कौन सी प्रोटीन्स बनाई जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स फर्दर कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो हैं इनसे फर्दर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स? ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कौन सी प्रोटीन के? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और आगे चल के माइटोसिस में ये क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा G2 फेज। अब कुछ सेल्स जो हैं वो G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स या स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनाते। तो जब स्पिंडल फाइबर्स या ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बनती तो सेल जो है वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है या इनएक्टिवनेस की स्टेज में चला जाता है। फर्दर वो फिर डिवाइड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे। वो प्रोटीन जो नेक्स्ट डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, अगर वो नहीं बनती हैं तो सेल को सिग्नल मिलता है कि अब उसने डिवाइड नहीं करना, तो वो एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ क्यूएसेंस। अब सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। इस फेज को हम कहते हैं G0 फेज। वो फेज जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता बल्कि एक इनएक्टिव पीरियड में चला जाता है और रेस्ट करता है, उस फेज को हम कहते हैं G0 फेज, क्योंकि इसमें सेल्स की डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। अब G0 फेज जो है ये समटाइम्स G1 फेज के बाद भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ सेल्स ऐसे हैं बॉडी में जो हमेशा इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल्स। ये सेल्स जो हैं अननाउन टाइम पीरियड के लिए या हमें नहीं पता होता ये कब तक इनएक्टिव स्टेज में रहें। हो सकता है सारी की सारी जो सेल की लाइफ है वो इसी इनएक्टिवनेस में गुजर जाए। इनएक्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि वो सेल कोई काम ही नहीं करेगा, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है लाइक न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये काम तो वो करते ही रहेंगे। मैसेज जो सेंड करने का प्रोसेस है या उनका वर्क है वो तो होता रहेगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेंगे। एक सेल से फर्दर 2 सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो न्यूरॉन सेल्स के बारे में हमने कहा कि इनका जो इनएक्टिव पीरियड है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि वो कब तक इसी इनएक्टिवनेस पीरियड में रहेगा। अब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ का कुछ पोर्शन जो है वो इनएक्टिव स्टेज में गुजारते हैं, यानी G0 फेज में गुजारते हैं, और बाद में जैसे ही वो एक्टिव होते हैं तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सेल्स की हमारे पास एग्जाम्पल है किडनी सेल्स और लिवर सेल्स। लिवर सेल्स की या लिवर की बात करें तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल्स रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू न्यू सेल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिवर जो है वो कहीं से डैमेज हो जाता है या उस पर कट लगाकर उसका छोटा सा जो पार्ट है वो आप सेपरेट कर दें, तो लिवर के सेल्स में एबिलिटी है कि वो नए सेल्स बनाकर उस पार्ट को कंप्लीट कर दें। हम कहते हैं लिवर सेल्स आर लिवर हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, जबकि बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनमें रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं देखा जाता। अब थर्ड जो टाइप है हमारे पास, कुछ ऐसे सेल्स की भी एग्जांपल्स हैं जो हमेशा डिवाइड ही करते रहते हैं। वो रेस्टिंग स्टेज में या क्यूएसेंस की फेज में जाते ही नहीं हैं।
ऐसे सेल्स की हमारे पास एग्जाम्पल है एपिथेलियल सेल्स। नाउ वेयर एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, एपिथेलियम जो है या एपिथेलियल लाइनिंग जो है यह बॉडी के तकरीबन हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। स्किन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या ऑर्गन सिस्टम की जो इनर लाइनिंग है उसमें ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो हम इंटरफेस को देख रहे हैं, सेल साइकिल को देख रहे हैं, क्या कभी ये रिवर्स भी होता है? तो सेल साइकिल में हर एक स्टेप जो है वो स्पेसिफाइड है, उसके बाद न्यू स्टेप जो है वो ही स्टार्ट होता है। रिवर्स कंडीशन जो है वो सेल साइकिल में नहीं होती। हमने बात की कि G1 फेज़, उसके बाद S फेज़ और फिर G2 फेज़, फिर इसके बाद माइटोसिस और सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है। ऐसा नहीं होता कि G2 फेज़ के बाद सेल माइटोसिस वाली डिवीजन में जाने की बजाय दोबारा से S फेज़ में आ जाए। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंटरफेस की डिफरेंट स्टेजेस को देखा। स्टूडेंट्स, इंटरफेस की स्टेजेस में हमने बात की सबसे पहले G1 फेज़ की, जिसमें हमने कहा कि जो सेल ऑर्गेनेलिस है उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाता है, प्रोटीन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ की जाती है। सेल ऑर्गेनेलिस में हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की। फिर हमने कहा कि इंजाइम्स की प्रोडक्शन जो है वो भी इसी फेज़ में होती है। कौन से इंजाइम्स? जो फर्दर एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन में इन्वॉल्व होंगे। फिर नेक्स्ट बात की हमने एस फेज़ की। एस फेज़ जो है वो सिंथेसिस फेज़ है, जिसमें सेल जो है वो अपनी जीन्स या जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम नंबर जो है उसको डबल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम नंबर है तो एस फेज़ में वो इसको 92 कर लेता है। अब फिर एस फेज़ के बाद हमने बात की G2 फेज़ की। G2 फेज़ का हमने कहा कि इसमें सेल जो हैं वो स्पेशलाइज प्रोटीन्स बनाता है। हमने एग्जाम्पल भी आपको दी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है फर्दर इनसे स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाएंगे और वो स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस की फेजेस में इन्वॉल्व होंगे और क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। फाइनली हमने बात की कि सेल जो है उसमें समटाइम्स वो इनएक्टिव फेज़ में चला जाता है, जिसको हमने कहा G0 फेज़। इस फेज़ में सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता, लेकिन अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो ज़रूर परफॉर्म करता है। इसमें हमने 3 तरह के सेल्स देखे। एक न्यूरॉन सेल्स जो कि बिल्कुल डिवाइड नहीं करते, हमेशा नॉन डिवाइडिंग स्टेज में रहते हैं। दूसरा हमने कहा किडनी और लिवर के सेल्स जो कुछ टाइम जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में गुजारते हैं और फिर बाद में डिवाइड करके न्यू सेल्स भी बनाते हैं। फाइनली हमने बात देखा कि जो एपिथेलियल के सेल्स हैं जो कि हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और इनका हमने आपको ये भी बताया कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात की कि जो सेल साइकिल है इसमें जो इवेंट्स हैं वो बड़े स्पेसिफाइड हैं। एक फेज़ के बाद दूसरी फेज़ आती है, कंसेक्टिव फेज़ जो है। ऐसा नहीं होता कि सेल साइकिल जो है वो रिवर्स हो जाए। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें इंटरफेस उसकी डिफरेंट फेजेस को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इंटरफेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।